सबसे पहले गुरु जी को मन ही मन नमन करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो टंग डायग्नोसिस, स्क्रीन सभी को क्लियर दिख रही है? मेरी आवाज सभी को क्लियर है? एक बार यस लिख दीजिए और सभी लोग रेडी हो जाएं। चलिए, तो टंग डायग्नोसिस से ये उसके ऊपर तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने टंग के बारे में देखा था, उसके पार्ट्स के बारे में देखा था अलग अलग, और कौन सा हिस्सा कहाँ पर होता है और कैसे हम जीव को देखकर डायग्नोसिस करेंगे, इसके बारे में हमने देखा। हमने इसके लिए जो है यूज किया था ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की जो बुक है उसका यूज किया गया। इंडियन आयुर्वेदा के तहत जो टंग डायग्नोसिस आता है वो थोड़ा सा अलग है, उसके डायग्नोसिस पार्ट अलग है। और टीसीएम जो कि पूरी दुनिया में जिसको जाना जाता है, जिसकी लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसका डायग्नोसिस थोड़ा सा अलग है, यानी कि उसके जो पार्ट हैं वो अलग है। तो उसमें हम जैसे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे यहाँ पर टंग है, तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है ये यहाँ पर हार्ट को डिनोट करते हैं। उसके बाद अगला हिस्सा जो है ये लंग्स का एरिया है। फिर यहाँ पर जो एरिया आता है ये स्टमक का एरिया है। बाजू में जो है गॉल ब्लैडर एंड लीवर का एरिया आता है। ये बाजू का एरिया जो है, ये एरिया जो साइड के एरिया कहलाते हैं, ये टंग में आपके लीवर एंड गॉल ब्लैडर का एरिया आता है। ठीक, और यहाँ पर जो नीचे का एरिया है, यहाँ पर आपके लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह है, उनके बारे में बताया जाता है। तो ये थोड़ा सा रिवीजन करेंगे क्योंकि जो लास्ट चैप्टर है की एनर्जी वो थोड़ा सा ही है। तो जीभ में डायग्नोसिस करने के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कि पहला है रंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहली चीज है जीभ का कलर। तो एक जो स्वस्थ जीभ होती है वो किस तरीके से गुलाबी होती है, और अगर वह पीले रंग या सफेद रंग की है तो उसमें एनीमिया या ब्लड सर्कुलेशन की कमी का ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर जीभ में लालिमा है तो वहां पर उसका मतलब होता है कि शरीर में या तो गर्मी है, और जिस हिस्से में लालिमा है उस हिस्से में जो है सूजन वगैरह हो सकती है। इसके लिए स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। सभी के स्क्रीन दिख रही होगी। तो कलर के आधार पर जो है, तो एक स्वस्थ जीव इस तरीके से दिखेगी। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जीव जो है एकदम हाइड्रेट है, और इसका कलर जो है लाइट पिंक है, और एक हेल्दी टंग के रूप में ये दिखती है।
सो कलर के आधार पे अगर यह जो है गुलाबी होने की बजाय पीली या सफेद रंग की होती तो एनीमिया या खराब रक्त संचार का संकेत होता है। और जब लाल जब होगी तो उसमें शरीर में गर्मी या सूजन के बारे में दिखाएगी। और बैगनी कलर या नीली जीभ जो है ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट संबंधी समस्या का संकेत होती है। तो जैसे ये होल इन द हार्ट जो डिजीज होती है उसमें जो बच्चों की जीभ होती है वो हल्की बैगनी कलर की दिखती है, उनके जो नाखून है वो भी जो है नीले दिखते हैं, तो उन्हें अक्सर ब्लू बेबी बोला जाता है। तो रंग के आधार पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर अगर लाइट पिंक है वह हेल्दी है, अगर ब्राइट रेड है तो हार्ट डिसऑर्डर एंड ब्लड डिजीज होती है। फिर ग्रे कोटिंग है तो गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर। किडनी डिजीज में, हार्ट डिजीज में ये ब्लूइश हो जाएगी। और पर्पल डिजीज या और यहाँ पर ब्लड डिसऑर्डर में भी ये जो है रंग चेंज हो जाता है। पर्पल जब होगी तो लंग एंड हार्ट डिजीज में, व्हाइट रहेगी तो डिहाइड्रेशन, फंगल इन्फेक्शन, फ्लू। एंड येलो जब रहेगी तो लीवर डिजीज और स्टमक से रिलेटेड भी इशू आएंगे। व्हाइट में स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। तो हेल्दी टंग कलर यहाँ पर दिया गया। तो एक है कलर, कलर से आप पता लगाएंगे। दूसरा कोटिंग, तो जीभ के ऊपर जो एक सफेद कोटिंग होती है उस कोटिंग से भी पता चलेगा, अगर वह बहुत अधिक थिक है तो किसी ना किसी बीमारी से उसका संबंध है। ठीक है, तो अगर मोटी सफेद या पीली परत होगी तो वह जो माइक्रोबियल इम्बैलेंस या फिर इन्फेक्शन का सिम्टम्स हो सकती है। फिर टेक्सचर, जीभ कैसी है वो आपको देखना है, उसमें कहीं दरार है क्या, उभार है, चिकनी जीभ है या फिर खुरदुरी जीभ है। अगर खुरदुरी जीभ है तो वहां पर डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकती है। जीभ में सूजन अगर दिख रही है या किनारों के आसपास गड्ढे हैं तो वहां पर जो है बॉडी में एडिमा होने का संकेत हो सकता है। फिर चेंजेस इन स्पेसिफिक एरिया, तो जीभ की नोक पर लालिमा या दर्द दिल या फेफड़े की समस्याओं का संकेत हो सकता है। जब जीभ की जो नोक पे अगर रेडनेस दिखती है तो वह अपना हार्ट में पेन या फेफड़ों से संबंधित, लंग्स से संबंधित बीमारी हो सकती है। जीभ के किनारों में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो वह लीवर या गॉल ब्लैडर की जो समस्याएं होंगी उनमें जीभ के जो दोनों साइड के किनारे हैं उन किनारों में भी या तो स्वेलिंग हो सकती है, कट्स हो सकते हैं या वहां पर ड्राइनेस हो सकती है। ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे। और जीभ का जो पिछले का हिस्सा है वहां पर आपकी जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें संबंधी समस्याओं को देखा गया। फिर जीभ में जो है अलग अलग विटामिन की कमी या जो पोषण की कमी से भी अलग अलग उसमें सिम्टम्स दिख सकते हैं। अगर जीभ अच्छी तरह से हाइड्रेट है तो वह एकदम उसमें नमी रहेगी, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन है तो जीभ ड्राई होगी, जो फटी हुई हो सकती है। अगर पानी की कमी है तो जीभ में ड्राइनेस रहेगी। अगर पोषक तत्वों की कमी है तो उसमें जो है, जैसे लोहे की कमी से जीभ जो है पीली हो सकती है। विटामिन B12 की कमी से जीभ चिकनी या लाल, ब्राइट रेड हो सकती है। फोलिक एसिड की कमी से जो है टंग जो है जीभ चिकनी और पीली हो सकती है। ठीक, फिर हमने देखा था TCM टंग डायग्नोसिस के तहत 3 तरह की एनर्जीज के माध्यम से हम जो है बीमारियों को ठीक करते हैं, जिसमें यिन, यांग और ची, ये जैसे की भी बोला जाता है, इन एनर्जीज के बारे में हमने देखा था। यिन यांग, इसमें इन जो एनर्जी है वह स्त्री तत्व, अंधेरा, निष्क्रियता या ठंडेपन से जोड़ता है। यांग जो है पुरुषत्व, प्रकाश, सक्रियता और गर्मी से माना जाता। और जो ची है यह एनर्जी जो है वह ब्रह्मांडी ऊर्जा या प्राण ऊर्जा जो हमारे अंदर है उसके माध्यम से इसको डिनोट किया जाता है। हम जो जिंदा हैं वो इसी
ऊर्जा के माध्यम से जिंदा है, जिसे प्राण ऊर्जा कह लीजिए या ब्रह्मांडीय ऊर्जा कह सकते। तो यिन जो शब्द आता है वह चंद्रमा, पृथ्वी, स्त्री तत्व, नकारात्मकता या शीतलता को डिनोट करे। ठीक, यानी कि फीमेल एनर्जी क्या है, यिन एनर्जी है, और यांग एनर्जी क्या है, मेल एनर्जी है, जो सूर्य, आकाश, पुरुषत्व, गर्मी, सकारात्मकता से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जब आप यिन एंड यांग का एक चित्र देखेंगे तो जिसमें एक काला है और एक सफेद है, तो जो काला वाला है वो यिन एनर्जी को दिखाता है, तो जो सफेद वाला है वो यांग एनर्जी को दिखाता है। तो ये हमने टीसीएम टंग डायग्नोसिस के बारे में देखा था। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहां मेरा कर्सर है वहां ध्यान दीजिए। जो जीभ का पहला टिप वाला हिस्सा है ये हार्ट है, उसके बाद का एरिया है लंग्स, फिर उसके बाद स्प्लीन एंड स्टमक, फिर किडनी प्लस ब्लैडर प्लस इंटेस्टाइन, ये आ जाते हैं उसके बाद जीभ के अंतिम छोर के। लीवर एंड गॉल ब्लैडर बाजू में आ जाते हैं दोनों तरफ। तो जब लीवर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड डिजीज अगर हम देखेंगे तो टंग के आजू बाजू में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स है तो वहां पर आपको स्वेलिंग दिख सकती है, ड्राइनेस दिख सकती है या रेडनेस दिख सकती है, वो सारी चीजें। तो हमने इसमें देखा था जीभ का कलर, कोटिंग और उसकी शेप, ये चीजें मायने रखती। फिर उसमें जो है जीवंतता, शेन जो है वो भी देखा जाता है कि जीभ में एक ब्राइटनेस है या फिर जो है उसमें आपको फ्रेशनेस दिखेगी, एक अलग ही एनर्जी दिखेगी जो आपको एक हेल्दी टंग के बारे में बताएगी। ठीक, तो ये आपको डायग्राम ध्यान रखना है। आप चाहे तो इसकी पिक्चर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। जो नए लोग जो भी अगर आज ज्वाइन हुए हैं वो लोग जो है पिछली 2 क्लासेस को एक बार देख लीजिएगा तो उनको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये है, फिर इसमें लिमिटेशंस हैं, ये सभी तरह की आपको इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें ये हीट एंड कोल्ड के बारे में बता सकती है, कुछ डायग्नोसिस कर सकती है, लेकिन इसके साथ साथ हमको दूसरे डायग्नोस्टिक टूल्स जैसे कि ब्लड रिपोर्ट है, एमआरआई है और सिटी स्कैन है या जो भी अदर ब्लड टेस्ट वगैरह है उनका भी हमको सहारा लेना है। ये कंप्लीट डायग्नोसिस नहीं है बट वेरी हेल्पफुल। ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे तो जीभ में आप सबसे पहले देखेंगे उसका कलर, फिर उसके बाद देखेंगे जीभ की शेप क्या है, फिर उसमें देखेंगे कोटिंग कैसी है, फिर देखना है मॉइस्चर, फिर उसमें देखना है शेन। द इम्पोर्टेंट ऑफ लुकिंग एट अ टंग सिस्टमेटिकली कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड। इसमें आप देखिए किस तरीके की जीभ। नॉर्मल टंग इस तरीके से दिखेगी, इसका कलर क्या होगा, पेल रेड होगा। बॉडी शेप ना तो अधिक पतली होगी ना ज्यादा सूजी हुई होगी, ना कड़क होगी ना फ्लफी होगी, और बिना किसी क्रैक के, जीभ में कोई भी क्रैक नहीं होगा। ठीक, कोटिंग कैसी होगी, थिन होगी और लाइट व्हाइट होगी, जो कि आप जब सुबह टंग क्लीन करते हैं उसके साथ वो निकल जाता है। लेकिन जिनको बीमारी होगी उनको जो है ये नहीं निकलेगा, टंग क्लीन करने के बाद भी वो वैसे ही बना रहे। ठीक, मॉइस्चर जो है स्लाइटली मॉइस्ट रहेगी और शेन एकदम फ्रेश, रेडिएंट एंड ब्रिलियंट दिखेगी। यहाँ पर 2 तरह की आप जीभ देख रहे हैं। तो एक में आप देखेंगे कि इसमें फ्रेश और रेडिएंट और ब्रिलियंट, ये आपके लेफ्ट साइड वाली जो जीभ है जिसमें थोड़ी ड्राइनेस आपको देखेगी, जहां मेरा कर्सर है, ये भी स्वस्थ है बट इसमें थोड़ी सी ड्राइनेस है और हल्के लाइट क्रैक। लेकिन ये जो जीभ है एकदम स्वस्थ जीभ है, जहां मेरा कर्सर। ठीक, टोपोग्राफी ऑफ टंग, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, अपर बर्नर, मिडिल बर्नर, लोअर बर्नर। तो जो अपर भाग है ये यहाँ पर क्या था, आपका हार्ट एंड लंग्स थे, उसके बाद स्टमक एंड स्प्लीन, फिर उसके बाद आपके किडनीज, आपके इंटेस्टाइन, ये आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हीट होगी तो यहाँ आप जीभ में देखिए, अभी हमने नॉर्मल टंग देखी इस तरीके की, ठीक है। अब ये देखिए, इस टंग को देखने से लग रहा है ना यहाँ पर ये रेडनेस ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर हीट है।
और ये रेड स्पॉट है, इसका मतलब बहुत ज्यादा हीट। ठीक, ये एलयू हीट, यानी कि लंग्स में आप देखेंगे तो टिप ऑफ द टंग्स क्या है, आपकी हार्ट को डिनोट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये लंग्स के एरिया में भी हीट है और साथ में व्हाइट कोटिंग है और लिटिल क्रैक्स भी। और बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्वेलिंग भी है गॉल ब्लैडर एंड लीवर के एरिया। टंग एरियाज, तो जो हार्ट है वो टिप है, फिर लीवर जो है साइड में है लीवर। ठीक, ये हार्ट का एरिया है। साइड टिप लीवर एंड हार्ट, या फिर साइड एंड टिप। तो यहाँ पर लीवर जो है ये आएगा एरिया में और ये टिप आ जाएगी हार्ट। स्टमक कहाँ पर है, सेंटर में स्टमक है और स्प्लीन है। ठीक, लंग्स जो है फ्रंट थर्ड, आगे से तीसरा हिस्सा जो है लंग्स कहलाता है, ठीक हार्ट के बाद वाला। यहाँ पर आप समझिए डिफरेंशिएशन बिटवीन लीवर एंड स्प्लीन स्वेलिंग। तो आप यहाँ थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिए। लीवर स्वेलिंग, तो ये जो जीभ का बाजू का एरिया है, इस एरिया में आप देखेंगे एकदम रेडनेस काफी ज्यादा है और स्वेलिंग है। ठीक, ये पूरा एरिया आखिर से लेके आगे तक का पूरा एरिया कहलाता है लीवर एंड गॉल ब्लैडर का। ठीक, लेकिन जब हम इसका 1/3 एरिया, आगे का एरिया जो देखेंगे, वहां पर स्प्लीन के बारे में भी आपको पता चलता है। इसी में ये आगे जो अगले पिक्चर है उसमें आपको दिखे, तो यहाँ पर एक हल्का बम्प आ गया, ये स्वेलिंग है, तो यहाँ पर स्प्लीन की स्वेलिंग दिख रही है। ठीक, ये देखिए साइड में यहाँ भी दिखाया गया है, यहाँ भी दिखाया गया है। लेकिन जब हम पूरा देखेंगे, पूरी स्वेलिंग आएगी तो उसमें लीवर गॉल ब्लैडर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना हिस्सा अगर आ रहा है उसमें, तो ये स्प्लीन से उसका डिनोट करेंगे। तो उसको श्योरिटी करने के लिए आप स्प्लीन के पॉइंट में चेक कर सकते। आगे का टिप जो है आपका हार्ट एरिया है, उसके बाद लंग्स एरिया, और बाजू में जो है ये ब्रेस्ट एरिया आएगा। ठीक, चलिए कुछ पिक्चर्स में आप देखेंगे। अब ये पिक्चर्स को देखिए, इसमें कितने सारे डिफरेंशिएशन है। पूरा लीवर का एरिया देखिए स्वेल हो चुका है और ड्राई हो चुका है। इसका कलर भी जो है वो वाइट थिक कोटिंग है और यहाँ पर हल्का सा ये पर्पल कलर आया है। ठीक, तो यानी ब्लड रिलेटेड डिजीज भी है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर में भी इसको पेन हो सकता है, और स्प्लीन का हम चेक करेंगे तो वही पता चलेगा। सेकेंड में स्टमक एंड स्प्लीन, तो स्टमक के एरिया में थिक व्हाइट कोटिंग है एंड स्प्लीन का एरिया देखिए ये स्वेल हुआ है, स्प्लीन का एरिया। ठीक, चेस्ट एरिया में ये दोनों तरफ ये ब्रेस्ट के पॉइंट है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि एरिया स्वेलिंग है, ये अलग ही दिख रहा है। ठीक, लीवर का एरिया ये कंप्लीट आ जाएगा, उसमें स्वेलिंग है। यहाँ पर ब्राइट रेडनेस के कारण यहाँ पर हीट है स्टमक एंड स्प्लीन में, और चेस्ट एरिया में भी हीट है यहाँ पर क्योंकि रेड स्पॉट दिखाई दे रही है। डिफरेंशिएशन बिटवीन लीवर, स्टमक, स्प्लीन एंड चेस्ट एरिया, तो जो थिन लॉन्ग बैंड है, जो ये पूरा लंबाई है साइड की, वो लीवर कहलाएगी। ब्रॉड बैंड एंड मिडिल सेक्शन, इस सेक्शन का मिडिल पार्ट जो है वो आपका स्प्लीन का एरिया कहलाएगा। और चेस्ट के बाजू में जो पॉइंट आउट होंगे ये ब्रेस्ट का एरिया। ठीक, ये साइड के जो दो एरिया होंगे, अगर यहाँ पर स्वेलिंग है, हीट है, तो हो सकता है ब्रेस्ट रिलेटेड कोई इश्यू। स्वालो चेस्ट एरिया, तो यहाँ पर देखिए ये चेस्ट एरिया है, यहाँ पर स्वेलिंग है, हार्ट के एरिया में भी स्वेलिंग है, और यहाँ पर देखिए थिक व्हाइट कोटिंग है, कहीं कहीं पर अल्सर जैसा भी हो गया है। इसका गॉल ब्लैडर एंड लीवर ठीक है। यहाँ पर स्प्लीन एंड स्टमक में लॉन्ग कट है, यानी कि पेट से रिलेटेड डिजीज है इसको। ठीक, दूसरे हिस्से में आप देखें तो ये चेस्ट एरिया में सूजन है, ये देखिए चेस्ट या ब्रेस्ट दोनों मान के अब चलेंगे, और थिक कोटिंग है। फिर पर्पल चेस्ट एरिया का कलर बदला हुआ है, साथ में स्वेलिंग भी। टीथ मार्क क्या बताते हैं? टीथ मार्क्स ओनली इन द ब्रेस्ट एरिया इंडिकेट यूजुअली अ प्रॉब्लम इन द ब्रेस्ट इन वुमेन, पॉसिबल कार्सिनोमा। तो जिन
महिलाओं के ब्रेस्ट में कार्सिनोमा या कैंसर या किसी तरह की गठान है, आप एक बार जब उनकी जीभ जरूर चेक करना और ब्रेस्ट एरिया में देखना, वहां पर टीथ मार्क जरूर हो। या फिर जिनको लंग डिजीज होगी या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, लंग्स में हीट होगी या अस्थमा है, वहां भी आपको टीथ मार्क देखने को मिल सकते हैं। ठीक, रेड पॉइंट्स अगर हैं उस एरिया में तो ब्रेस्ट एरिया इंडिकेट टॉक्सिक हीट इन द लंग्स और ब्रेस्ट। The absence of coating in the breast area indicate possible problem in the breast। तो यहाँ पर जो है अगर कोटिंग बिल्कुल भी नहीं है तो वो भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये है हार्ट की टिप, देखिए इसमें रेडनेस सीवियर। ठीक, फिर हमने देखा था यिन डेफिशिएंसी, यानी कि शरीर में जब ओल्डनेस कम होगी तो यंग एनर्जी बढ़ जाएगी, उससे रिलेटेड हमने देखा था। फिर उसके सिम्टम्स हमने देखे, क्या क्या सिम्टम्स होंगे जब आपके अंदर यिन यानी कि फीमेल एनर्जी कम होगी। न्यूरोथेरेपी में अगर देखें तो एल्कलाइन और एसिड से अगर इसका संबंध माने तो यिन एनर्जी जो है वो है एल्कलाइन और यांग एनर्जी जो है वो है एसिडिक। तो ये उसके सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स ऑफ यिन डेफिशिएंसी। उसमें ड्राइनेस ऑफ द माउथ, थ्रोट, आईज एंड स्किन, फिर थर्स्ट, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि यिन डेफिशिएंसी होगी तो यांग अपने आप बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एसिडिक डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, नाइट स्वेट, आफ्टरनून फीवर, रेड टंग, थिन रैपिड पल्स, बर्निंग सेंसेशन इन पाम्स एंड सोल्स, डिजीनेस, इंसोम्निया, पल्पिटेशन, लो एनर्जी, ये उसके सिम्टम्स। फिर कॉज क्या है इसका? यिन डेफिशिएंसी का कॉज है प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक स्ट्रेस रहना, फटीग, क्रोनिक डिजीज, पुअर डाइटरी हैबिट्स, जेनेटिक्स, ओवरवर्क, इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, रॉ एंड कोल्ड फूड्स, इस तरीके से। मिसकैरेज, फियर एंड सडनेस जिनको है उनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर इनके जो है अगर यिन डेफिशिएंसी होगी तो ऑर्गन्स में क्या स्पेसिफिक चीजें दिखेंगी उसमें, तो हो सकता है बॉडी फ्लूइड क्या है सूखेंगे, जब एसिड बढ़ेगा तो बॉडी के फ्लूइड सूखना शुरू होंगे, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कम हो जाएगा। ठीक, बॉडी के जो फ्लूइड है वो सूख जाएंगे, ड्राइनेस आएगी, ड्राई स्किन एंड ड्राई आईज, ड्राई हेयर, बॉडी में हर जगह ड्राइनेस होगी। अगर हार्ट में यिन डेफिशिएंसी हुई तो हार्ट के अंदर इन डेफिशिएंसी होने से इंसोम्निया हो सकता है, हार्ट में पल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो, यानी कि जब एसिड बढ़ेगा, यिन डेफिशिएंसी होगी तो यांग बढ़ेगी, यांग बढ़ेगी तो क्या होगी, इरिटेबिलिटी होगी और पल्पिटेशन ज्यादा होगा एंड नाइट में पसीना आएगा। ट्रीटमेंट के लिए हमको ऐसी चीजें खानी है जो नेचर में ठंडी होती हैं, तो उन चीजों को लेना, जैसे कुकम्बर, वाटरमेलन, पियर्स, एप्पल्स और बनानास वगैरह, और भी चीजें हैं जिसकी हमने लास्ट क्लास में चर्चा। लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है। अवॉइड ओवर जो वर्किंग है वो अवॉइड करना चाहिए, एक्सेसिव स्ट्रेस वगैरह लेना जो है कम करें, और वाटर इनटेक अच्छा रखें, फ्लूइड बॉडी में बराबर रखें जिससे हाइड्रेट बनी रहे। फिर हमने देखा यांग डेफिशिएंसी, जब यांग डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी में अल्कलाइन बढ़ जाएगी, तो उससे एल्कलोसिस से रिलेटेड डिजीजेस आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे बॉडी फ्लूइड इंक्रीज होगा, एडिमा बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। ठीक, इस तरह की डिजीजेस आएंगी, कफ ज्यादा बढ़ेगा, सर्दी बार बार होगी, इस तरह की। तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? तो कोल्ड, हाथ पैर ठंडे रहना, जब एसिड बढ़ता है तो क्या होते हैं, हाथ पैर गर्म होते हैं, जैसे पैरों में से आग निकल रही हो, ये कई लोग बोलेंगे। ठीक, तो हाथ पैर ठंडे रहना, और फटीग, लो एनर्जी रहेगा, डिप्रेस रहेगा। ठीक, पुअर एपेटाइट, ब्लोटिंग होगी, डायरिया होगा, और जब यिन डेफिशिएंसी होगी यानी कि एसिड बढ़ेगा या यांग बढ़ेगा तो वहां कॉन्स्टिपेशन होगा, यहाँ पर डायरिया होगा। वीकनेस, लेथार्जी, आलसपन, ये सारी चीजें, और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। फिर कॉज इसके बताया यहाँ भी, एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेस, क्रॉनिक इलनेस, लंबे समय तक बीमार बने रहना, और ज्यादातर ठंडी चीजों का सेवन करना या बहुत अधिक ठंडी जगह पर रहना या ठंडे पेय पदार्थ खाना। तो ऐसे पेशेंट में गर्मी
कम हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हमें गर्म चीजें खाएंगे तो जितने हमारे मसाले हैं वो सारे गर्म होते हैं, जैसे दालचीनी है, लौंग है, नटमेग है, ब्लैक पेपर है, ठीक। ग्रेन्स में ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ है। फिर हर्ब में अगर देखें तो जिनसिंग वगैरह जो है, मेथी है, अश्वगंधा वगैरह है, ये जो है गर्म है, ठीक। तो इसमें फिर क्या करेंगे आप, कोल्ड एंड रॉ फूड जो है अवॉइड करेंगे, रॉ फूड, ग्रीसी फूड जिसमें फैट बहुत अधिक है। तो अब आते हैं की एनर्जी के ऊपर। तो ये हमारा एक तरह से रिकैप हुआ, आपको यहाँ तक क्लास हो चुकी है। तो बाकी जो लोग पहले से क्लास में ज्वाइन है तो उनका ये एक तरह से रिवीजन हो। तो अब हम देखेंगे की एनर्जी के बारे में, जो कि आज का टॉपिक है। चलिए, तो की एनर्जी जो है एक तरह से ये देखा जाए तो आपकी प्राण ऊर्जा से इसका संबंध है। सो टीसीएम में, अकॉर्डिंग टू टीसीएम, की एनर्जी इज अ लाइफ फोर्स और हमारी वाइटल एनर्जी। तो ये हमको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ देती है और हमें स्वस्थ रखती है। जब ये, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे जब ये की एनर्जी आपकी कम होगी, तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, किसी को आइडिया है क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? मैं माइक्रोफोन ऑन करता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर किसी को मालूम है तो हैंड रेस कीजिए, नहीं है तो फिर हम जो है मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी को मालूम है तो हैंड रेस कीजिए, फिर मैं माइक्रोफोन ऑन कर दूंगा। तो अगर आपके अंदर प्राण ऊर्जा की कमी है या जीवन ऊर्जा की कमी है, तो क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? जी बताइए राम सुंदर जी। सर उसमें एनर्जी का लेवल कम रहेगा, डलनेस रहेगी, वर्क एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, जी इम्यूनिटी वीक होगी। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी शशि जी आप बताइए। शशि गुप्ता जी आप बताएं। आ, आप ऑन कर लीजिए, ना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए।
हाँ जी सर जी, हाँ नमस्कार मैडम, सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, ग्लूकोज की कमी से हाइपरटेंशन और ग्लूकोज की कमी नहीं होती है ना? नहीं नहीं नहीं, ग्लूकोज की कमी नहीं, की एनर्जी की मतलब जो है हमारी जीवन ऊर्जा जो है, प्राण ऊर्जा है, उसके संबंध में बात हो रही है। बाकी लोग अपना जो है माइक्रोफोन ऑफ रखें, सिर्फ जिनको बोलने को बोला जाता है वही सिर्फ ऑन रखें। एनर्जी से सर हाइपरटेंशन होगा ना सर उससे? नहीं नहीं नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। हाइपरटेंशन कब होगा? जब आपके हाँ बॉडी में हाँ। कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी? यिन एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा जी। क्योंकि बॉडी फ्लूइड बढ़ जाएगा, बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन के चांस। ठीक है सर। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं की एनर्जी, यानी कि जो हमारी प्राण ऊर्जा है, लाइफ फोर्स है, उसके बारे में बात कर। ओके, सुमन जी आप बताइए। सर, जो वाइटल फोर्स प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं हमें, चाहे जी हम खाएं चाहे सांस ले, किसी भी चीजों के द्वारा उसकी कमी हो जाएगी जो हर क्षेत्र में हमें परेशानी देगी। ओके, ठीक है। ओके, ज्योतिवा जी आप बताइए, रेस किया है। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। अगर की ऊर्जा अपनी कम हो गई जी तो एक तो उदासीनता पैदा हो जाएगी, निरुत्साही परफेक्ट, रहेगा आदमी, बिल्कुल और कोई भी बिल्कुल। काम करने की इच्छा या उसमें रस लेके एग्रेसिवली या नॉर्मली काम करने की या जीने की इच्छा ही नहीं रहेगी उसकी। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, जो हमारे घर में कई बुजुर्गों को आप देखेंगे, वो एकदम बिस्तर में मतलब इतनी एनर्जी कम हो जाती है कि वो लेटे रहते हैं। उनको देखने से ऐसा लगता है इनकी जीवन ऊर्जा एकदम धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। जो 90 अब जो लोग हो जाते हैं, उनमें आप ये सिम्टम्स देख सकते हैं। हाँ जी जी। लेकिन जिनका खान पान सही है, एक्सरसाइज है, वो तब भी जो है उतने मजबूत और आनंदित आपको दिखेंगे। वही कि जो सब बाकी सब नॉर्मली फिजिकली दिखते हैं, जी लेकिन मेंटली इमोशनली उनमें कुछ रस लेके या एग्रेसिवली या नॉर्मली जीने की इच्छा जो रहती है वो जी, नहीं, डिप्रेशन में जाने जैसा हो जाता है उनका। सही है, परफेक्ट। थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, अरविंद जी आपने हैंड रेस किया था जी, आप बताइए। हाँ, अभी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, एक तो थकान होगी बहुत ज्यादा उनको, प्राणवायु का है तो श्वास से संबंधित भी प्रॉब्लम आएगी। उनका जो पाचन है वो जी भी कमजोर रहेगा, उनका उससे ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ओके, जो ठीक, इम्यूनिटी भी कम रह सकती है उनकी, और बिल्कुल माइंड लेवल पे विल पावर नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति वो कम रहेगी। सही है, ठीक है। ओके, और कोई बताएंगे या फिर हम आगे बढ़ें? ठीक है, सभी का हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवी जी आप बताएंगे कुछ? ओके, चलिए, बाकी लोग अपना अभी माइक ऑफ रखें। ओके, सो मैं हम आपको बताते हैं क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी ने बताया कि एक तो उनके अंदर लेजीनेस रहेगी, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी। और अरविंद जी ने बताया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग से रिलेटेड इशू है। ठीक, स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग, बहुत जो है उनको स्वेटिंग होती रहेगी, अचानक से वजन गिरना शुरू हो सकता है, या उनको बॉडी में जो है स्वेटिंग होगी। पेल कॉम्प्लेक्शन, चेहरे का रंग उड़ जाएगा, शरीर का रंग उड़ना शुरू हो जाएगा। पुअर एपेटाइट एंड डाइजेशन, तो जो भूख है वो कम होगी और पाचन भी जो है एकदम स्लो होगी। डिजीनेस आ सकते हैं, चक्कर वगैरह आएंगे। फिर उनकी आवाज धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, लो वॉइस होती चली जाएगी। फिर लेजीनेस टू स्पीक, बोलने में भी उनको जो है तकलीफ आएगी या बोलना कम करते चले जाए। और जीभ में जो है सूजन होगी, तो जीभ में स्वेलिंग होगी, साथ में टीथ मार्क होंगे ऑन दिस साइड। ठीक, दोनों साइड जो है टीथ मार्क्स, ये उसके आपको सिम्टम्स दिखेंगे।
तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स आप देख लेते हैं पेशेंट में, तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर जो है प्राण ऊर्जा की कमी है। तो प्राण ऊर्जा किन किन चीजों में है, वो चीजें आप फिर उनको बताएंगे, जिससे उनके सेवन से उनके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। और भी कई तरीके जो हम आगे देखेंगे। तो कॉज क्या है इसके? तो एक है कॉज, सबसे बड़ा जो कॉज है पुअर न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, क्रॉनिक इलनेस या फिर ओवरवर्क, इनएडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट नहीं करना, या तो फिर ऐसे लोगों की बाई बर्थ ही प्रॉब्लम हो, वो जन्म से ही कमजोर पैदा हुए हों, तब भी उनमें की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगला है इमोशनल स्ट्रेस, किसी ऐसे बड़े मेंटल ट्रॉमा से वो व्यक्ति गुजरा हो, वो पर्सन गुजरा हो, तो उसको ये प्रॉब्लम्स हो आएगी। की एनर्जी का कम होना सीधा सीधा ये संकेत है कि व्यक्ति धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, आप मोटे तौर पर ये जान के चलो, जिसकी की एनर्जी कम हो रही है, यानी कि वो धीरे धीरे अंदर से मर रहा है, एक तरह से उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म होती चली जाएगी। ठीक, तो ये चीजें हम यिन एंड यांग को तो बैलेंस करते ही करते हैं, लेकिन जिसकी की एनर्जी अगर कम होने लगी तो समझ लीजिए वो गंभीर स्टेज में है वो पेशेंट। तो उस गंभीर स्टेज से अगर उसको लाना है तो उसको हमें पहले की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से उसका यिन एंड यांग को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके वो रिकवर होगा। उसको बहुत सारी चीजों में ध्यान देके उसको फिर रिकवर किया। ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ऐसे लोगों जिनकी की एनर्जी कम हो रही है, उनको पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेना चाहिए काम के दौरान, या पावर नैप जिसे बोलते हैं, काम करने के बीच में कभी समय मिला तो थोड़ा सा आराम के लिए समय निकालें। और रिलैक्सिंग एक्टिविटी करें, योगा करें, या ताई ची है, या क्विगोंग है, या मेडिटेशन वगैरह ऐसी चीजों पर। फूड क्या खा सकते हैं? किसी को आइडिया है फूड क्या, कैसे फूड उनको देना चाहिए? कोई बताएगा? हैंड रेज कीजिए, फिर हम उस पर आगे बताएंगे। हाँ आकांक्षा जी आप बताइए। जी सर इसमें सिंपल फूड्स लाइक लो फैट हेल्दी फूड आइटम्स कर लेने चाहिए। हेल्दी फूड आइटम, ओके न्यूट्रिएंट रिच डाइट। और ओके, ठीक है, और क्या ले सकते हैं? सर और क्या ले सकते हैं? जी सर इसमें देखिए अगर तो अलग अलग पेशेंट का अलग अलग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डाइट चेंज भी हो सकती है। लाइक जैसे किसी को किसी चीज की अगर एलर्जी है, लाइक किसी को गैस अगर बहुत ज्यादा बनती है, तो गैस करने वाली चीजें थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। ओके, तो कई बार वो भी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है। ठीक है, पानी इनटेक सर अच्छा रखना चाहिए इसमें। ओके, ठीक है, कोई और ट्राई करेंगे? हाँ जी अरविंद जी आप बताइए। हाँ, उनको ऐसा डाइट दें जो जैसे आराम से डाइजेस्ट हो जाए, जैसे दलिया खिचड़ी हो गया, सूप हो गया, या बॉइल्ड वेजिटेबल हो गया, कि उनकी डाइजेस्टिव जो पावर थी, शक्ति है, वो कम हो रखी है। तो ऐसा देंगे जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। जो तो ये सब चीजें बॉईल हुए हुए या फिर दलिया हो गया, तो इजीली डाइजेस्ट अच्छा, हो जाए। जी ओके, ठीक है। हाँ जी रंजीत जी आप बताइए। मैंने तो बता ही दिया है सर आंसर वैसे, लेकिन वही है सात्विक भोजन जो सर जल्दी अपने को पाचन शक्ति जिससे अच्छी हो, सलाद वगैरह सर, जिससे सलाद अगर अपन खाने से पहले जो खाते हैं अपन सलाद, उससे हमारी पाचन शक्ति बहुत अच्छे से हो जाएगी, जिससे हमारा लीवर बहुत अच्छे से। नरेंद्र जी आप म्यूट कीजिए। नमस्कार सर। सर जैसे साबुत अनाज हैं जी, और फल सब्जियां साबुत अनाज में हैं, जैसे ब्राउन राइस ले सकते हैं, ओट्स या अन्य साबुत अनाज। फलों में केला, सेब, पत्तेदार सब्जियां और अन्य ठीक जो है, मौसमी फल होते हैं, मेवे, और जैसे बादाम, अखरोट या अन्य मेवे जैसे और चीजें, दालें
छोले हो गए। छोले तो बहुत हैवी हो जाएंगे। जी ओके ठीक है, आप म्यूट कीजिए, आपके बैकग्राउंड साउंड काफी आ रहा है। ठीक है, मिलेट वेजिटेबल फ्रूट जूस ये भी ठीक है, दिया जा सकता है। हाँ जी अजीत जी आप बताइए। वही मामला सर कि वेजिटेबल सूप और या फ्रूट जूस वगैरह उनको ज्यादा मतलब गीला भोजन, खिचड़ी दलिया टाइप का सर। ओके ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या उनको दिया जा सकता है। सो इसके लिए क्या है, टीसीएम के अंतर्गत देखा जाता है कि ये जो की एनर्जी है इसका संबंध स्प्लीन ऑर्गन से जोड़ते हैं, तो हमें स्प्लीन को भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं इसमें फूड टू ईट फूड में आपको जो भी चीजें हैं, इसमें फर्मेंटेड फूड फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ ये आपको काम पड़ेंगे। फिर इसमें हेल्दी जो है फैट देना है, गुड फैट जिसे बोला जाता है, जैसे ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये एवोकाडो वगैरह आप दे सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए साल्मन जो मछली है वो काम करेगा। ठीक, फिर वाइड वैरायटी ऑफ लाइटली कुक यानी कि हल्के पके हुए फ्रूट, यहाँ हल्के कुक्ड बात है, पके हुए से मतलब कुक बात कर रहा हूँ कि जो अध पका जो है, थोड़ा सा ना तो पूरी तरह से वो पका हो, थोड़ा सा कच्चा हो हल्का सा, तो ऐसे फ्रूट दे सकते हैं या वेजिटेबल्स दे सकते हैं और नट्स दे सकते हैं। तो नट्स में हमारे जितने भी क्या आ जाएंगे, सारे ड्राई फ्रूट वगैरह जो है वो दिए जा सकते हैं। फिर इसमें जो अश्वगंधा है ये बहुत हेल्प करता है। तो अश्वगंधा जो है आपके अंदर ऊर्जा को बढ़ाता है और वेट गेन करने में भी हेल्प। तो ये चीजें आपको देनी। तो जितनी भी फ्रूट्स हैं या सात्विक आहार के अंदर जितनी भी सब्जियां वगैरह आती हैं जो जीवित हैं, जीवित जो फूड है जिसमें प्राण ऊर्जा है, वो अगर कोई इंसान खाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर, क्योंकि हमें प्राण ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है पेड़ पौधों से, अनाज जो हम खाते हैं उससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो ऐसी चीजें जिनमें ज्यादा एनर्जी हो उन्हें अगर कंज्यूम करेंगे तो ये की एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे वातावरण में रहना है जहां पर नेचुरल क्लाइमेट है, जैसे पहाड़ों में आप जाइए तो वहां पर जाते ही आपकी सांस जो है खुल के आनी शुरू हो जाती है, शरीर एक अलग तरह की ताजगी महसूस करता है। ऐसी जगह अगर जाएंगे वो तो उनके अंदर की एनर्जी बढ़ेगी जिससे वो इजीली स्वस्थ होना शुरू हो जाए। ये चीजें हैं। अब क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन बताएगा क्या नहीं खाना चाहिए ऐसे लोगों को? हाँ जी अजीत जी बताइए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नॉनवेज वगैरह हो गया सर, और जो अच्छा से जो नहीं पच सके भोजन, मसालेदार वगैरह, वो सब नहीं खाना चाहिए सर उनको। ओके ठीक है। तो इसमें जो है, हाँ जी अभी और किसने हैंड रेज किया? चलिए किसी का नहीं। हाँ जी आकांक्षा जी आप बताइए। जी सर, ऐसे पेशेंट्स में जो मैंने मतलब देखे हुए हैं डाइट काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो मैंने ये देखा है सर, पेशेंट्स को अगर मील गैपिंग हो जाती है, खाने के बीच में लंबा गैप होता है, तो उससे उनके एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन होने लगता है, शुगर लेवल डाउन होने लगता है, तो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे कि गैपिंग नहीं होनी चाहिए खाने के बीच में बहुत ज्यादा। ओके बहुत अच्छा है। ओके और कोई बताएंगे? सर मांस इत्यादि हो गया, जैसे डब्बे बंद चीजें होगी, जो पैक आते हैं, तैयार भोजन होते हैं, जो लहसुन प्याज हो गया, चाय कॉफी, नाइट सेट सब्जियां जो होती हैं। ओके सुमन जी आप बताइए। सर एक तो ऐसे भोजन नहीं देने चाहिए उनको जिनको
पकने में ज्यादा समय लगे। जी। और दूसरा हाई प्रोटीन नहीं देना उनको, क्योंकि प्रोटीन को पचने में एनर्जी ज्यादा यूज होगी, जिससे उनको कमजोरी, वीकनेस ज्यादा होगी। ओके, ठीक है। तो इसमें जो है हम कौन से फूड अवॉइड करना चाहिए, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले है रिफाइंड शुगर। ऐसे लोगों को रिफाइंड शुगर नहीं देना। दूसरा रिफाइंड ग्रेन्स, यानी कि जो पॉलिश अनाज है, हमें आजकल ना हर चीज पॉलिश खाने की आदत है, सुंदर दिखना चाहिए, चावल एकदम सफेद खिला खिला होना चाहिए, यही सब बीमारियों का कारण है। तो रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ग्रेन्स, फिर फ्राइड और सॉल्टी फूड इनको नहीं देना है। आइस्ड और रेफ्रिजरेटेड फूड्स और ड्रिंक, जो भी रेफ्रिजरेटेड यानी फ्रिज में रखे हुए फूड्स और ड्रिंक्स हैं, इनको नहीं देना, या ठंडे जो पेय पदार्थ, डेयरी प्रोडक्ट्स इनको नहीं देना है। सिट्रस फ्रूट इनको नहीं देना है। इन चीजों से बचना है। बनाना इसमें जो है अवॉइड करने को बताया गया है। और इनके अंदर एनर्जी को बढ़ाने के लिए विटामिन डी, आयोडीन या अश्वगंधा जैसे चीजें इनको देनी चाहिए, जिससे इनकी एनर्जी बढ़े। तो क्या नहीं देना है? रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ग्रेन्स, फ्राइड और साल्टी फूड्स, आइस्ड और रेफ्रिजरेटेड फूड्स और ड्रिंक, डेयरी प्रोडक्ट्स, सिट्रस फ्रूट और पोर्क या नॉन वेज वगैरह जो भी चीज। अब ये हो गया की एनर्जी के बारे में हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर स्प्लीन का काफी रोल आया है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, तो हम थोड़ा सा उसको देखेंगे, स्प्लीन को समझने का प्रयास करेंगे। गुरुजी ने जाने से पहले एक चीज उनके मन में थी, जो अक्सर कहते थे वो, कि अगर मैं 20 साल और जिंदा रहता तो न्यूरोथेरेपी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देता जहां पर कोई भी जो है उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। इतना उसको सशक्त बना देते कि आपको लगभग हर बीमारियों का ट्रीटमेंट आप उसके लिए मौजूद होता, अगर गुरुजी और कुछ साल, 20 साल और जिंदा। दूसरी बात ये थी कि स्प्लीन के ऊपर जितना काम होना चाहिए उतना काम स्प्लीन के ऊपर नहीं हो पाया। ये भी उनके मन में बात रह गई, जब इस पे काम होना था पर उतना काम नहीं हो पाया। तो जो बचा हुआ काम है स्प्लीन का, या जहां जहां भी रिसर्च की कुछ कमी है, वो हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इसको जब स्प्लीन को समझेंगे तो ये हम टीसीएम के अंदर समझ रहे हैं, ठीक। जब हम स्प्लीन को आगे दूसरी चीजों में देखेंगे तो वो हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस पर उसको पढ़ेंगे। लेकिन चाइनीज, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंतर्गत जो यिन एंड यांग एनर्जी है, और जब की एनर्जी की बात आती है तो वहां पर स्प्लीन को बैलेंस किया जाता है, स्प्लीन को ठीक किया जाता है। स्प्लीन को ठीक करने से आदमी के अंदर जो है की एनर्जी बढ़ती है, ऐसा उस मेथड के मानने वाले लोगों का कहना है, ठीक है। तो ये अभी हम थोड़ा स्प्लीन के बारे में देखें। तो स्प्लीन को एक वाइटल ऑर्गन माना गया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लड प्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग ओवरऑल एनर्जी, यानी कि की। It is paired with the stomach in the earth element and play a central role in the body
मेटाबॉलिज्म, फ्लूइड बैलेंस एंड इम्यूनिटी। तो आप यहाँ पर देखिए तो क्या क्या है, वाइटल ऑर्गन है तो ये डाइजेशन, न्यूट्रिएंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लड प्रोडक्शन। आपको मालूम है इसके अंदर, स्प्लीन के अंदर कुछ मात्रा में ब्लड भी रहता है। मेंटेनिंग ओवरऑल एनर्जी। हाँ जी, बोलिए सुमन जी। ठीक। हाँ जी सुमन जी बोलिए, आपने हैंड रेज किया है जी, बताएं। नहीं सर, वो पहले का ही शायद आपने डाउन नहीं किया है। ओके। वैसे आपने स्प्लीन के बारे में बोला, माँ के गर्भ में ब्लड सप्लाई स्प्लीन ही करती है बच्चे को। जी, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये एक तरह का वाइटल ऑर्गन है जो ये सारे काम देखता है, डाइजेशन, न्यूट्रिएंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लड प्रोडक्शन एंड मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। और क्या है, इसका अर्थ एलिमेंट यानी कि जो हमारा पेट है, स्टमक इन द अर्थ एलिमेंट, ये उससे जुड़ा हुआ है और सेंट्रल रोल प्ले करता है बॉडी मेटाबॉलिज्म, फ्लूइड बैलेंस एंड इम्यूनिटी। तो ये हो गया बॉडी मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और फ्लूइड बैलेंस। आगे देखते हैं। सो इसके फंक्शंस क्या हैं ये हमने देखे। तो अगर की एनर्जी के बारे में देखना है तो अगर ये वीक है, स्प्लीन अगर आपका वीक है तो इसके थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके 6 फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे जो जरूरी है। पहला है ओपन into the mouth and manifest in the lips. So a healthy spleen ensure a good appetite, proper digestion and strong taste perception. तो अगर आपका अच्छा स्प्लीन है तो आपकी जो एपेटाइट है वो अच्छी होगी, प्रॉपर डाइजेशन। अगर स्प्लीन आपकी की डेफिशिएंसी है या ब्लड डेफिशिएंसी है तो आपके जो होंठ होंगे वो क्या होंगे, पेल होंगे, ड्राई होंगे और क्रैक होंगे। पेल, ड्राई एंड क्रैक्स कहां पर होंगे, आपके लिप्स पर। फिर इंटेलेक्चुअल और थिंकिंग को ये अफेक्ट करता है, तो कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड लर्निंग एबिलिटी तो ये क्या है, बढ़ाता है। अच्छा, ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव स्टडिंग और वरी वीकन्स द स्प्लीन। स्प्लीन को ये कमजोर करती है। क्या क्या, ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव स्टडिंग और दुख जो है हमारे स्प्लीन को कमजोर करती है। Governs the muscles and limbs to provide nutrition and key to the muscle, especially the forelimbs. Weak spleen की lead to muscle weakness, fatigue and poor stamina.
कंट्रोल द ब्लड, होल्ड ब्लड इन वेसल्स, तो प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, जो पीरियड में हैवी ब्लीडिंग होती है उसको रोकता है। अगर इसकी कमजोरी होगी या वीक होगा तो ये ब्लीडिंग, गम्स में ब्लीडिंग कर सकता है। अगर ये कमजोर हुआ तो हैवी ब्लीडिंग होगी, कहीं भी बॉडी में ब्लीडिंग होगी, इस चीज को आप इसको मान के चलिए। और क्या होगा, रेगुलेट वाटर मेटाबॉलिज्म, प्रिवेंटिंग डैम्पनेस, एडिमा एंड कफ एक्यूमुलेशन, जो बॉडी में कफ जमा हो जाता है उसको भी ये रोकता है। ये हो गया इसका। हाँ, हेल्प इन यूरिनेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड, तो बॉडी से एक्सेस फ्लूइड निकालना है, यूरिनेशन को बढ़ाना है, तो यहाँ पर इसका अपना एक रोल है। अब अगर स्प्लीन में की डेफिशिएंसी अगर होती है तो क्या सिम्टम्स आएंगे, तो पुअर डाइट, एक्सेसिव रॉ फूड, इसके जो कॉज हैं वो कॉज क्या है, पुअर डाइट, एक्सेसिव रॉ या कोल्ड ठंडे फूड ज्यादा लेना, ओवर थिंकिंग, ओवर वर्क, क्रॉनिक इलनेस। सिम्टम्स क्या देखेंगे अगर की डेफिशिएंसी होगी स्प्लीन के अंदर, तो फटीग आएगा, वीकनेस रहेगी, पुअर डाइजेशन, ब्लोटिंग, लूज स्टूल, कॉम्प्लेक्शन जो है पेल हो जाएगा, चेहरे का रंग थोड़ा रहेगा, वीक मसल्स, पुअर एपेटाइट। ट्रीटमेंट क्या होगा ऐसे में, जो है ऐसे लोगों को राइस, कुक्ड वेजिटेबल एंड जिंजर वगैरह ये लोग ले सकते। अगर स्प्लीन में यांग डेफिशिएंसी होगी, जब यांग डेफिशिएंसी होगी क्या बढ़ जाएगी, इन बढ़ जाएगी। तो ये क्यों होता है कि एक्सेसिव कोल्ड या ठंडी चीजें ज्यादा खाना या फिर ज्यादा डैम्प एनवायरनमेंट में रहना। सिम्टम्स क्या होंगे, कोल्ड इंटॉलरेंस, हाथ पैर ठंडे रहना, जो ये एनर्जी बढ़ने के जो सिम्टम्स है वो सारे इसमें आएंगे, वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, एडिमा, फटीग, पेल फेस, वो चीजें। और ट्रीटमेंट अगर करना है तो यांग जब बढ़ाना है तो क्या चीजें करेंगे हम, जो गर्म चीजें होती हैं उनको देंगे, सिनेमन है, क्लोव्स है, या गर्म सूप वगैरह देंगे तो उससे शरीर में हीट करेगी। तो स्प्लीन को ठीक रखने के लिए, हेल्दी स्प्लीन के लिए कुक्ड फूड में सूप, स्टू वगैरह ले सकते हैं, कांजी ले सकते हैं, रूट वेजिटेबल में कैरेट, स्वीट पोटैटो है, जिंजर, सिनेमन, नटमेग, राइस, ओट्स एंड क्विनोआ ये ले सकते हैं। और इसमें हमें अवॉइड क्या करना है, रॉ फूड, कोल्ड और ग्रीसी फूड अवॉइड करना है, डेयरी अवॉइड करना है, लो और हाई शुगर नहीं लेना है, शुगर नहीं लेना, अल्कोहल, एंड ओवर ईटिंग और लेट नाइट ईटिंग अवॉइड करनी है। तो यहाँ पर ये की एनर्जी का चैप्टर खत्म हो। ठीक है, सभी को ये समझ में आया? कोई सवाल हो